सबसे पहले खबर विकासनगर से, जहां पर हर्बटपुर क्षेत्र में देर रात आग लग गई और इलाके में हड़कंप मच गया। मामला समरफील्ड स्कूल के पास का है, जहां एक गोदाम में आग लगी है। एक के बाद एक कई ब्लास्ट भी हुए, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। साथ ही पास में खड़ी एक बाइक भी जल गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उधर विकासनगर में पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। आरोपी एहसान के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यूपी के रहने वाले सहारनपुर के आरोपी एहसान को पहले भी गैंगस्टर समेत कई गौकशी के मामले में दर्ज हैं उसके खिलाफ। सोमवार को 13 गौवंशों के अवशेष मिले थे और मामले में पहले ही गौकशी के मामले में पुलिस ने 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, अभियान के तौर पर जब भी ऐसे प्रकरण आते हैं तो उसमें जरूर हम अपने इनकी गिरफ्तारियां भी होती हैं, जेल भी जाते हैं। और जैसा इसका एक भाई अभी पूछताछ में भी पता चला, फिल्टर, जो विगत 1.25 साल से जेल में। तो जब इसके मुकदमे जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास भी इसका निकल के आया है, तो इसमें रहेगा कि हम जो भी गैंगस्टर एक्ट में आगे कार्रवाई करें और भी जो सख्त कार्रवाई जो इनके विरुद्ध हो सकती है कानूनी रूप से, वो जरूर की जाएगी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने दायित्वधारियों की लिस्ट जारी कर दी है। 20 लोगों को सरकार में दायित्व दिया गया है। इसमें कई बड़े नाम भी हैं। अजय कोठियाल को राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐश्वर्या रावत और सायरा बानो को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ट्रांसजेंडर रजनी रावत को समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कुलदीप कुमार को उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। श्याम अग्रवाल को उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बात शांति बेहरा की करें तो वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष बनाया गया। ऋषि कर्णवाल को सिंचाई सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से खबर है कि 10 और नामों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। तकरीबन 10 और बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है। KMVN, GMVN अध्यक्ष पद पर हो सकती है तैनाती। वन विकास निगम, कर्मकार कल्याण बोर्ड, फिल्म विकास परिषद के दायित्वधारियों की घोषणा हो सकती है। उत्तराखंड में 14 सड़कों, चौराहों और एक नगर पंचायत का नाम बदलने की सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के साथ ही राज्य की सियासत में औरंगजेब और शिवाजी की एंट्री भी हो गई। नाम बदलने पर हिंदुवादी संगठन खुश हैं, तो विपक्ष को नाम को लेकर अब दिक्कत लग रही है। जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहां की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहां के नाम बदलने की घोषणा की गई है। ईद की शाम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राजनीति का ऐसा शॉट खेला जिसकी उम्मीद शायद विपक्ष को भी नहीं थी। धामी सरकार ने 4 जिलों की 14 सड़कों, चौराहों और एक नगर पंचायत का नाम बदलने की घोषणा कर दी। हरिद्वार जिले का औरंगजेबपुर शिवाजी नगर बन गया तो अकबरपुर विजयनगर बन गया। हल्द्वानी की नवाबी रोड का नया नामकरण अब अटल रोड हो गया तो देहरादून का मियांवाला रामजी नगर बन गया। इसी तरह उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर पट्टी नगर पंचायत कौशल्यपुरी नगर पंचायत हो गई। हिंदुवादी संगठन इस घोषणा से खासे गदगद है। केंद्र सरकार ने जो हमको धामी वॉशिंग पाउडर जो दिया है वो उत्तराखंड के जो कलंकित नाम है, जैसे आपका चांदपुर, कितना कलंकित नाम है चांदपुर। मियांवाला कितना कलंकित नाम है, मतलब वहां रह रहे कौन रह रहा है? पहाड़ी, पंजाबी, हिंदू, और हम क्या बोल रहे हैं? मियांवाला। हम किसी को अपने रिश्तेदार होते हैं ना, उनको बोलते हैं मियांवाला, बड़ी शर्म से आती थी भाई जी आप। लेकिन आज हम लोग गर्व से बोलते हैं कि वह उसका नाम पुष्कर सिंह धामी जी ने राम जी वाला रख दिया है। अब वहां का जो भी मियाँ होगा, जितने मियाँ होंगे ना, वो भी राम जी वाला बोलेंगे।
इधर हिंदूवादी संगठन इस बात से खुश हैं कि नए नामकरण से मुस्लिम पहचान का लबादा उतरा, तो दूसरी ओर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तराखंड यूपी के नक्शे कदम पर चल रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी नामकरण गैर जरूरी लगता है। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। सर, बहुत सारी जगहों के नाम बदले मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। सर, बहुत सारी जगहों के नाम बदले मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। अब यहाँ ये नाम क्यों बदले गए मुझे पता नहीं। और यदि हाँ विकास की तासीर बदल जाती है, जैसे मोहम्मदपुर जट गांव है, यदि सरकारी समय वो गांव के लोग जो है 425-450 कुछ मांग रहे हैं गन्ने का पर क्विंटल खरीद मूल्य, वो बढ़ जाता है तो मैं भी ताली पीटूंगा। मैं कहूँगा यार वक़्त ये तो मोहम्मदपुर से मोहनपुर होने से बढ़िया हो गया। तो उसी तरीके से अब यहाँ देहरादून में मियांवाला का नाम बदला है। हर मियाँ तो उत्तराखंड की राजपूतों की एक अति सम्मानित प्रतिष्ठित बहादुर जाति उपजाति है। अवैध मजार और मदरसों को निशाने में लेने, यूसीसी को लागू करवाने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम बदलने की कवायद ने सीएम धामी की हिंदूवादी छवि को मजबूत करने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। और हाल ही में जारी हुई देश के ताकतवर नेताओं की लिस्ट में सीएम धामी को खासी बढ़त मिलना भी इसका एक उदाहरण है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में नाम बदलने को लेकर आए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान की पूर्व सीएम हरीश रावत ने निंदा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हमने बड़े संघर्षों के बाद हासिल किया। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें याद नहीं हो तो वे अपने पिताजी की पुरानी डायरी पढ़ लें। उत्तराखंड हमारे संघर्ष, स्वाभिमान और अभिमान का प्रतीक है। अखिलेश का इस तरह का बयान स्वीकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश जी ने किस सोच से काम मैं नहीं जानता, मगर उनको याद होना चाहिए। नहीं तो अपने पिताजी की पुरानी डायरी पढ़ लें। हमने संघर्ष से लड़ करके इस राज्य को बनाया है, तो इसलिए उत्तराखंड हमारे संघर्ष और स्वाभिमान अभिमान का प्रतीक है। और हम इसलिए मैं अखिलेश जी की इस कमेंट को स्वीकार नहीं करता। इधर उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदले गए, जिसके बाद ज्यादातर लोग खुशी मना रहे हैं, तो कुछ लोगों के मन में चिंता भी है कि उनके एड्रेस का अब क्या होगा। तो उसका भी जवाब हम आपको दे देते हैं। असल में लीगल एक्सपर्ट्स ने एक झटके में लोगों को इस चिंता से मुक्त कर दिया है। कैसे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 15 नामों को बदल दिया तो फैसले का कई तरफ से स्वागत हुआ। लेकिन अब इन इलाकों में रहने वाले लोगों को चिंता भी सता रही है कि आखिर उनके डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा। न्यूज़ 18 की टीम भी लोगों के बीच पहुंची, जिसमें देहरादून के साथ हल्द्वानी के भी लोग थे। और लोगों को यही चिंता थी कि अब उनको आधार कार्ड से लेकर पासपोर्ट और वोटर ID कार्ड को भी बदलना होगा। हमारे बच्चों के मार्कशीट में सब में नवाबी रोडी लिखा हुआ है, तब उस चीज को कैसे चेंज किया जाए। जो लोग बाहर रहते हैं यहाँ से, जो आज नवाबी रोड में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, उनकी चिट्ठी पत्री में दिक्कतें आएंगी। कई जॉब करते हैं, तो उस जॉब में जो उन्होंने पहले नवाबी रोड का नाम दे रखा था, आज अटल रोड, उसमें कई चीज प्रकार की दिक्कतें आएंगी। काफ़ी दिक्कतें, मेन तो कागजी दिक्कतें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बच्चों के राशन कार्ड से लेके हर चीज़ से चेंज होगा। अब इसको चेंज करके कौन दे। लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि नाम बदलने से किसी के लिए कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले जो नाम है वो नाम वैसे ही रहेंगे, उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं होगी। साथ ही कानून के जानकारों का कहना है कि सिर्फ अब जो नए डॉक्यूमेंट्स बनेंगे उनमें नाम बदले हुए होंगे। लिहाजा ना तो जनता पर कोई बोझ पड़ने वाला है और ना ही लोगों को नाम बदलने से कोई परेशानी होने वाली है। शैक्षणिक या किसी भी प्रकार के दस्तावेज जो कि सरकारी, अर्ध सरकारी, किसी भी प्रकार की इस तरह से जारी किए गए हों, तो वो वही रहते हैं। उसके बाद आगे से जिस दिन ये नाम बदलता है, उससे अग्रिम तिथियों पर आगे की समय के लिए उसमें नया नाम जो है अंकित किया जाता है। ऐसा कहीं नहीं है कि जो निवासी उस स्थान के हैं, जिस जगह का नाम बदला गया है,
चाहे वो जिला हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो राज्य हो, कि उनके दस्तावेज बेकार हो जाए। यानी कि धामी सरकार के नाम बदलने के फैसले से जो कुछ लोग चिंता में थे कि उनको अब समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जानकारों के मुताबिक पुराने कागजात बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है और नए डॉक्यूमेंट्स सरकारी विभाग ही नए नाम से जारी करेंगे। देहरादून से भारती सकलानी और हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार से विभागों की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। पहले दिन वन विभाग और ऊर्जा विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की मुख्य अवधारणा में ऊर्जा और पर्यटन प्रदेश था। पर्यटन क्षेत्र में राज्य में तेजी से कार्य हो रहे हैं, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक संभावनाओं पर कार्य की जरूरत है। सीएम धामी ने कहा कि शहरों में बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने का काम मॉनसून सीजन से पहले पूरा हो जाना चाहिए। साथ ही सरकारी इमारतों में सोलर रूफटॉप लगाने का काम भी जल्द पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वन विभाग के गेस्ट हाउस के आधुनिकीकरण पर खास ध्यान दिया जाए। जड़ी बूटी कृषि मार्केटिंग क्षेत्र में संभावनाएं तलाशी जाए। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी की रार थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा बयान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं से कांग्रेसी डरते हैं, तो जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों बयानों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तो इस्तीफा तक देना पड़ा। स्पीकर रितु खंडूरी भी खूब ट्रोल हुई, तो फिर गैरसैंण के प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप कहने जैसे बयान से महेंद्र भट्ट भी विपक्ष के खूब निशाने पर रहे हैं। मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि सांसद त्रिवेंद्र रावत के बयान ने एक बार फिर माहौल गर्म कर दिया है। इसी बयान के क्रम में महेंद्र भट्ट एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल महेंद्र भट्ट ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं से डरते हैं और इसलिए उनको व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाते हैं। मैंने कहा कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार के विषय उठाए जा रहे हैं वो व्यक्तिवादी विषय है। अब व्यक्ति उन्हीं को केंद्रित करता है जिससे वो डरता है। इसलिए कांग्रेस के लोग भाजपा के सब नेता डर रहे हैं और अपने यहां भी एक दो नेताओं से डर रहे हैं जिनका बार बार उनके द्वारा विरोध किया जाता है। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने तंज कसते हुए कहा कि सड़क छाप जैसे अपने बयानों के कारण महेंद्र भट्ट प्रेमचंद 3 के रास्ते पर हैं। इस पोस्ट के लिए उनमें और स्पीकर में कंपटीशन चल रहा है। हरीश रावत ने कहा कि जब झगड़ालू और बिगड़ालू लोग आते हैं तो शरीफ लोग डर कर रास्ता छोड़ देते हैं। महेंद्र भट्ट उस रास्ते पे दिखाई दे रहे हैं लेकिन अच्छे आदमी हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन उस रास्ते पर जाते दिखाई दे रहे प्रेमचंद 3 में, क्योंकि कह दिया ना कि ऐसे तो सड़क छाप लोग हैं करके। अब उनमें और नंबर 3 की पोस्ट के लिए उनमें और स्पीकर साहिबा में कंपटीशन है। झगड़ालू बिगड़ालू तनातनी वाला, क्योंकि ये सनातनी तो है नहीं, ये तो तनातनी है वाजपेयी। तो इन जब शरीफ आदमी जरा से उससे रास्ता बदलता है, इसलिए कांग्रेस वाले थोड़ा रास्ता बदल रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों बयानों की बयार है। पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से बवाल मचा, फिर सुबोध अनियाल का बयान वायरल हुआ। महेंद्र भट्ट सड़क छाप नेता वाले बयान के कारण सुर्खियों में रहे। त्रिवेंद्र रावत के बयानों से तो ब्यूरोक्रेट्स भी बिदक गए। अब महेंद्र भट्ट का ताजा बयान सियासत गरमाए हुए है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नव प्रभात की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद वर्धन आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। हरिद्वार पहुंचकर मुख्य सचिव जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ अर्ध कुंभ मेला 2027 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्य सचिव अधिकारियों के साथ कुंभ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने वाले हैं। दरअसल 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होना है। सरकार और धार्मिक संस्थाएं अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ के तौर पर आयोजित करने की योजना बना रही हैं। हरिद्वार से पुलकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुख्य सचिव के जिला आज के दौरे को लेकर क्या तैयारी की गई है और कहां-कहां कार्यक्रम है मुख्य सचिव आनंद वर्धन के? पुलकित।
देखिए, हरिद्वार में 2027 में अर्धकुंभ मेले का आयोजन होना है और अर्धकुंभ मेले को लेकर जो तैयारियों का दौर है, जो बैठकों का दौर है, वो शुरू हो गया है। इससे पहले भी 2 से 3 मीटिंग जिला प्रशासन के स्तर पर हो चुकी हैं और आज मुख्य सचिव आनंद बर्धन खुद हरिद्वार पहुंचेंगे और इसकी तैयारियों को लेकर यहाँ पर जायजा लेंगे। एक मीटिंग मेला नियंत्रण भवन CCR में आयोजित हो सकती है जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ। और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि मुख्य सचिव स्थलीय निरीक्षण करने के लिए, जो मेला क्षेत्र के जो स्थलीय निरीक्षण है, उसके लिए भी अधिकारियों के साथ जा सकते हैं। जो भी अर्धकुंभ मेले के लिए जो भी स्थायी प्रकृति के काम है, जिनमें समय लगता है, 1.5 साल 2 साल का समय लगता है व्यवस्थाएं करने के लिए, उस तरह के जो काम है उनको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ऐसी अधिकारियों की ओर से कवायद की जा रही है। इससे पहले भी जो मीटिंगें हुई है उसमें जो भी PWD के सिंचाई विभाग के जो काम है, जो बड़े काम है, उनको जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की यहाँ पर जो स्थायी प्रकृति के काम है उनको लेकर निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। तो मुख्य सचिव भी अभी तैयारियां किस हद तक पहुंची हैं और क्या चीज मेजर चीजें जो की जानी चाहिए, जल्द से जल्द शुरू की जानी चाहिए, इसको लेकर यहाँ पर समीक्षा मीटिंग करेंगे और स्थलीय निरीक्षण के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा पहलू ये है कि जो अर्धकुंभ मेला है, यहाँ पे 2027 में अर्धकुंभ मेला हरिद्वार में होगा, लेकिन उसको धार्मिक संस्थाओं की ओर से और सरकार की ओर से भी पूर्ण कुंभ की तरह आयोजित करने की एक कोशिश की जा रही है। अगर सरकार की ओर से तभी सभी तैयारियां व्यापक हो पाती है और अखाड़ों का भी समर्थन मिलता है तो उसको भी पूर्ण कुंभ की तरह आयोजित किया जा सकता है। इसको लेकर भी तैयारियां यहाँ पर लगातार चल रही हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी जो भी अखाड़ों के जो साधु संत हैं उनसे मिलकर राय मशवरा कर रहे हैं, सभी से मिलकर उनकी राय ले रहे हैं कि कितना ये संभव है कि पूर्ण कुंभ की तरह उसको आयोजित कराया जाए। क्योंकि 2000 जो उज्जैन का जो कुंभ मेला आने वाला है वो 2028 में आयोजित होगा। अक्सर हर साल हर बार ऐसा होता है कि जब भी यहाँ पे हरिद्वार में अर्धकुंभ मेला होता है तो उज्जैन में कुंभ मेला होता है और जो सभी साधु संत होते हैं, अखाड़े होते हैं, वो कुंभ मेले में उज्जैन में व्यस्त होते हैं। लेकिन इस बार 1 साल का इसमें अंतर है, तो क्योंकि 2027 में ऐसा कोई बड़ा आयोजन नहीं है, साधु संतों की संख्या ज्यादा होगी तो तैयारी भी इसी हिसाब से करनी होगी। धन्यवाद आपका पुलकित पूरी जानकारी देने के लिए। और इधर सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के झंडे के साथ कुछ मुस्लिम युवकों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो हरिद्वार के मंगलौर का बताया जा रहा है और ईद की नमाज के बाद का बताया जा रहा है। कुछ मुस्लिम युवक फिलिस्तीन के झंडे को लहरा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये वीडियो रुड़की के पास मंगलौर का है। वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो कब का है इसका दावा न्यूज़ 18 नहीं करता। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां मोरी ब्लॉक में यूटिलिटी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग जख्मी हो गए। बेकाबू यूटिलिटी गाड़ी पुल पर हादसे का शिकार हुई। हालांकि ज्यादातर लोग छिटक कर नदी में गिर गए, लेकिन इसी बीच एक बच्चा समेत 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और SDRF ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिसमें से 5 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें देहरादून रेफर किया गया। इधर हाथी के बच्चे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक हाथी के बच्चे को परेशान करते हुए कुछ लोग दिख रहे हैं। कोई हाथी के बच्चे को चिढ़ा रहा है, कोई उसके आगे दौड़ता है, कोई उसके पीछे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ देखिए खेतों में कैसे हाथी के बच्चे को परेशान किया जा रहा है। अगर इस बीच कोई दुर्घटना हो जाती ये भी मुमकिन है। ये वीडियो बाजपुर का बताया जा रहा है। वीडियो बाजपुर ये किस इलाके का है यह भी क्लियर नहीं है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हरिद्वार के एक अस्पताल में जंगली हाथी घुस गया। बहादुराबाद की बात है, जहां पर हाईवे के पास स्थित निजी अस्पताल जया मैक्सवेल में एक जंगली हाथी घुस गया। देखिए कैसे बाउंड्री वॉल को तोड़ता हुआ अस्पताल के अंदर दाखिल हो गया और चहलकदमी कर रहा था। जंगली हाथी को अंदर आता देख अफरा तफरी मच गई। लोगों का शोर सुनकर हाथी दूसरे गेट से बाहर निकल आया। हाथी के जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इन दिनों सोशल मीडिया पर रील बनाने का चस्का कई लोगों को लग चुका है, लेकिन कभी कभी यही चस्का आफत में भी डाल देती है। ऐसा ही वाकया रुद्रप्रयाग में हुआ, जहां पर नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ी सड़क के बीच में दौड़ाकर रील बनाई जा रही थी। वीडियो जैसे ही पुलिस के हाथ लगा, पुलिस ने दोनों आरोपियों को थाने बुलाया और गाड़ी सीज कर ली।
ईद के बाद नैनीताल में बाइकों से कई पर्यटक पहुंचने लगे हैं। हालांकि शहर को जाम मुक्त करने के लिए प्रशासन ने इन सभी बाइकर्स को रूसी बाईपास और नारायण नगर में ही रोक दिया। लगातार बाइक्स से ये नैनीताल पहुंच रहे हैं, जिससे जाम का खतरा बना हुआ है। पार्किंग भर जाने की स्थिति में वाहनों को भी शहर से बाहर रोका जा रहा है। हालांकि उन्हीं बाइकों और गाड़ियों को शहर में एंट्री दी गई है जिनकी बुकिंग नैनीताल में है, और डे विजिटर्स को रूसी पर रोककर शटल से नैनीताल भेजा जा रहा है। ये लॉन्ग वीकेंड रहा है और इसमें काफ़ी टूरिस्ट के आने की संभावना थी। इसके तहत ये पहले से ही प्लान किया गया था कि जो दोपहिया वाहन चालक होंगे वो भारी संख्या में आएंगे और इनको काठगोदाम और कालाढूंगी पे रोका जाएगा। इनको आज वहाँ पे रोका गया है। केदारनाथ धाम जैसी विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र में इन दिनों मजदूर बर्फ सफाई के काम में जुटे हैं। 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं और ऐसे में प्रशासन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 19 किलोमीटर पैदल मार्ग पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स को काटकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस बार यात्रा की शुरुआत में तीर्थयात्री ग्लेशियरों के बीच से होकर रोमांचकारी यात्रा भी कर सकेंगे। भारत चीन के बीच बेहतर होते रिश्तों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की राह भी खोल दी है। अब जब यात्रा को लेकर दोनों मुल्कों में सहमति बन गई है तो जमीनी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। उन इलाकों के लोग भी खुश हैं जहां से ये यात्रा गुजरेगी। डोकलाम विवाद के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी तरह बंद है। इन 5 सालों में दोनों मुल्कों के रिश्ते तो तल्ख रहे ही, साथ ही यात्रा पर रोक भी लगी रही है। लेकिन अब कई दौर की वार्ता के बाद भारत चीन रिश्तों में जमी बर्फ गलनी शुरू हो गई है। ऐसे में अब इस साल की कैलाश मानसरोवर यात्रा तय मानी जा रही है। लेकिन पूरे 5 साल बाद होने वाली ये यात्रा कई मायनों में अलग होगी, जिसके लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। उच्च हिमालयी इलाके में होने वाली यात्रा इस बार सिर्फ 10 दिनों में ही पूरी हो जाएगी। महत्वपूर्ण यात्रा हमारी कोविड के समय से बंद है और अभी वर्तमान में इस यात्रा के लिए सहमति बनी हुई है और इसलिए इस यात्रा को शुभारंभ करने के लिए राज्य सरकार के कुमाऊं मंडल विकास निगम हम ये यात्रा को कराता है और इसलिए उसकी प्रक्रिया जारी है। तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। 2020 से पहले हर साल हजारों यात्री पैदल लिपुलेख दर्रे को पार कर यात्रा करते थे, लेकिन इस बार की यात्रा काफी आराम से होगी। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद ये पहली यात्रा होगी। पहले जहां इस यात्रा को पूरा करने में 24 दिन लगते थे, वहीं अब ये यात्रा सिर्फ 10 दिनों में ही पूरी हो जाएगी। यही नहीं, यात्री पड़ाव भी काफी कम हो जाएंगे। यात्रा से व्यास घाटी के दर्जनों गांव में रौनक लौटेगी। इसमें क्या है कि हमारा एक तो व्यापारिक महत्व और उससे भी बढ़ेगा और दूसरा क्या है कि हमारा धार्मिक उससे भी जुड़ेगा। तो दोनों चीज़ों से हमारे क्षेत्र को बहुत फायदा मिलेगा और आने वाले में संबंध भी हमारे भारत चीन के जो संबंध है वो भी अच्छे रहेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से शुरू होगी और सितंबर तक चलेगी, लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया है कि इस बार यात्रा में कितने दल शामिल होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी महीने मानसरोवर यात्रा को लेकर पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी, जिसके बाद भगवान भोले के भक्तों से ये इलाका 4 महीने पूरी तरह गुलजार रहेगा।